Hello, hello friends. Welcome to another lecture, guys. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस इंजीनियरिंग गाइस। जो ये टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज फार एज द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इज कंसर्न। एडवांस इंजीनियरिंग में क्या क्या है, तो लेट अस स्टार्ट। गाइस, अगर हम देखेंगे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक डिफरेंट टॉपिक है एज फार एज दी एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स ऑफ द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है गाइस, तो अगर हम देखेंगे एडवांस इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मैन्युफैक्चरिंग द जो है लेटेस्ट वे में। ठीक है, पहले अगर हम देखेंगे व्हाई वी नीड दिस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। गाइस, अगर हम देखेंगे जो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग है या कन्वेंशनल मशीनिंग जिसमें हम देखते हैं उसमें क्या है कि वी डू दैट, उसमें जो भी प्रोसेस हम करते हैं वो हम करते हैं मैन्युअली। ठीक है गाइस, ओके। तो उसमें क्या है कि हमने इनपुट देना पड़ता है, हमने टूल को मैकेनिकली वी हैव टू ब्रिंग इट इन कांटेक्ट विद द वर्कपीस। ओके, ठीक है, व्हेन बोथ द थिंग्स आर इन द डायरेक्ट कांटेक्ट एंड दैट टू जिसमें कि हम फीड देते हैं जो वर्क टूल को हम फीड देते हैं टुवर्ड्स दैट्स ऑल डन मैन्युअली। ठीक है, बट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या देखते हैं कि इसमें द थिंग्स आर वेरी ऑटोमेटिक। ठीक है, जिसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो इनपुट हैं वो हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कमांड्स और द प्रोग्राम्स। हम इसमें इनपुट्स हम या प्रोग्राम्स हम दे देते हैं। ठीक है, वो हम लेटर वर्ड देखते हैं कि क्या क्या पार्ट है इसमें, क्या किसमें हम जो है इनपुट देते हैं। देन देयर एग्जिस्ट ए कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कि आगे जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम कुछ इम्पल्सेस या पल्सेस वो जनरेट करता है, काइंड ऑफ करंट। ठीक है, जो कि आगे जाके जो मशीन पार्ट्स को जो है वर्क कराता है। तो क्या होता है एडवांस मशीन मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हम पहले दे देते हैं। ठीक है, एंड विद द टाइम जो है फिर वो अकॉर्डिंग टू द कमांड्स और प्रोग्राम्स वो मशीन जो है वर्क करती है। ओके, और इसके क्या एडवांटेजेस हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। देखो, अ, अगर हम देखते हैं कि जो कन्वेंशनल मशीनिंग है या कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग है गाइस, वो क्योंकि वो मैन्युअली हम करते हैं। ठीक है, सिंपल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए वो मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक है, बट बाय द टाइम व्हेन वी हैव टू डू द कॉम्प्लेक्स, वी हैव टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स शेप्स। ठीक है, और when there is the point of the accuracy, क्योंकि मैनुअल में when we deal with the manual, when we do the things manually उनमें काफी चांसेस रहते हैं कि एरर आने की। ठीक है, तो दो चीजें अगर हम यहाँ पे देखते हैं, एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में दो चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है और ये काफी हेल्पफुल है इनमें। एक तो ये कि इट्स वेरी मच हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड दैट टू विद द एक्यूरेसी। ठीक है, तो विद जो कि एक प्रॉब्लम है जो कि जो कि हमने अगर हम देखते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग में एक प्रॉब्लम ही देखते हैं, वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स शेप्स इन द कन्वेंशनल मशीन। ठीक है, दैट टू इजीली। ठीक है, यहाँ पे तो आराम से होता है एंड एक्यूरेसी भी नहीं रहती होती। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एडवांस मशीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है। इफ वी सी हियर, इट इंक्लूड सबसे पहले तो न्यूमेरिकली, जो numerically controlled। ठीक है, then CNC, then DNC। ठीक है, then there is also the ANC, फिर उसके बाद FMS। ठीक है, then CAD CAM and then computer integrated manufacturing। यहाँ पे हम देखेंगे कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, then there is the flexible manufacturing system। ठीक, तो all these are actually these form the advanced manufacturing। okay, तो अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग,
दोनों में हम क्या देखते हैं, इफ यू सी हियर आई हैव ड्रॉन द लाइन डायग्राम हियर, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो हम लोग एक कंपोनेंट ड्राइंग करते हैं, ठीक है। मीन्स है कि जहाँ पे हमने जिस कंपोनेंट को पे काम करना है, ठीक है। एंड देन जिस कंपोनेंट पे काम करना है, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रॉ व्हाट टू डू, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज कंपोनेंट ड्राइंग, ठीक है। ओके, देन वी वी मान लीजिए ये मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मतलब वी फर्स्ट ऑफ ऑल सेट वी ड्रॉ द डायग्राम्स और वी सेट द स्पेसिफिकेशंस for a particular design, for the particular design, then we decide what kind of a process we are going to do, ठीक है। that's called as a process planning, okay guys। then afterwards, okay, then the planning process, फिर उसको जो है उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को लिया जाता है एक ऑपरेटर के पास, ठीक है, ठीक है गाइस। फिर ऑपरेटर क्या करता है, इसको रेस्पेक्टिव मशीन अकॉर्डिंग टू द प्लान, और जो मतलब उस पे काम करना होता है उसी मशीन पे लेके जाता है और फिर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। और खुद से यहाँ से वो फीडबैक देख सकता है, और ये सब फीडबैक भी हम दे सकते हैं, यानी कि मशीन से जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट, वेदर द प्रोडक्ट इज एज पर द स्पेसिफिकेशन, या इसमें कहीं और तो चेंजेस तो नहीं लानी है, यानी कि दिस ऑल इज डन थ्रू द डायरेक्ट, मतलब यानी कि फिजिकली द इट्स विव्ड एंड इट्स मैनुअली डन, ठीक है। एंड द फीडबैक इफ से फॉर एग्जांपल कि जो प्रोडक्ट बना इसमें कुछ और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और इट इज नॉट एज पर दी required the specification, then we try to bring it back to the operator, या जो उस वक्त जो टेक्नीशियन होता है वो दैट वो उसको फिर से जो है उसको मशीन पे उसको रेस्पेक्टिव ऑपरेट कराता है ताकि वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट बने, यानी कि फीडबैक का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम लोग सीधे देख सकते हैं ये प्रोसेस है, कन्वेंशनल मशीनिंग में ये प्रोसेस होती है। इफ यू गो टू द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी हम देखते हैं पहले तो कंपोनेंट ड्राइंग करनी है, ठीक है। कंपोनेंट ड्राइंग उसमें भी होता है, यानी कि फर्स्ट वी डिजाइन, वी ड्राफ्ट द थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट आर द वेरियस स्पेसिफिकेशंस according to what we have to design the product, ठीक है। then we also again do the process planning, so हम कह सकते हैं कि जो है ये दोनों steps दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसके आगे बट क्या होता है, we do not bring take it to the operator, we take it to the programmer, because जो प्रोग्रामर हैं अकॉर्डिंग टू दी जो क्या काम करना है, क्या किस प्लान के साथ, या कौन सी स्पेसिफिकेशन, कौन सी प्रोसेस करनी है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली जो ये प्रोग्रामर है ये कोड्स जो है ये डिजाइन करता है या प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। इसमें हम दे देते हैं कोड्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। एक ब्लॉक में एक कोड, फिर दूसरे ब्लॉक में दूसरा कोड, यानी कि वो होते हैं एज पर द सीरीज ऑफ प्रोसेस, वी विल लेटर सी व्हाट आर दोस कोड्स एंड व्हाट आर दोस प्रोग्राम्स, जो कि हमने देखना है इसमें, ठीक है गाइस। देन व्हाट हैपेंस कि ये प्रोग्रामर जो हैं इसको फिर इसी के अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम प्रिपेयर करता है, और टेप प्रिपरेशन वी लेटर सी दैट व्हाट इज दिस, ठीक है। देन दिस प्रोग्राम इज फेड या इट इज इंसर्टेड और इंस्टॉल्ड इनटू द कंट्रोल यूनिट, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट चलता है, कंट्रोल यूनिट जो है आगे जाके जो है मशीन को दे देता है इनपुट, क्योंकि कंट्रोल यूनिट कनेक्ट होता है विद द मशीन, ठीक है। जब ये मशीन को इनपुट दे देता है, देन मशीन, क्योंकि इसमें कोड्स लगे होते हैं और अकॉर्डिंग टू द कोड्स या इसमें प्रोग्राम लगा होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इट प्रोवाइड्स द इनपुट टू द मशीन एंड मशीन ऑपरेट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है, एज पर दैट, एज पर द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये यही तो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, बट हमने फिर से देखना है कि मतलब है कि क्या ये प्रोडक्ट जो बना ये एज पर द प्लान, एज पर द स्पेसिफिकेशन बना कि नहीं, फॉर दैट वी रिसीव अ फीडबैक, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बी वो मतलब वो मान लीजिए हमने कोई लैंग्वेज तक किसी राया तक तो हमने किसी कोई प्रोडक्ट को बनाना था, ठीक है, लेकिन अभी नहीं पहुंचा, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा भाई, मान लीजिए हमने 2 mm तक डाया हमने इसको जो है बनाना था, ठीक है, लेकिन 2.5 तक आना, ठीक है। फीडबैक जाएगा अभी 0.5 तक और जो है इसको कट करना है, ठीक है। फिर जाके ये कंट्रोल यूनिट फिर से इंस्ट्रक्शन देगा भाई और प्रोसेस करो, ठीक है।
तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू जाएगी जब तक नहीं क्या होगा कि ये प्रोडक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब दोनों में अगर हम देखेंगे तो इनिशियल स्टेप्स तो सेम है, बट ओवरऑल हम अगर हम देखेंगे यहाँ पे स्टेप्स जो है ज्यादा है, क्योंकि पहले प्रोग्रामर, फिर प्रोग्राम प्रिपरेशन, फिर कंट्रोल यूनिट, मशीन, मतलब यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्टेप तो है ही। दिस मीन्स दैट एज फार एज द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न, इसमें अगर हम देखेंगे इनिशियल सेटअप जो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और कॉस्टलियर भी है, क्योंकि यहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसमें इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने जो है एक हाईली स्किल्ड स्टाफ भी चाहिए। ठीक है गाइस, क्योंकि यहाँ पे इनका जो स्किल होता है वो मतलब दैट इज नॉट अप टू दैट लेवल, यहाँ पे तो एडवांस लेवल का स्किल ही हमें चाहिए। इट मीन्स दैट, और वो भी जो है चार्जेस एक्स्ट्रा काटेंगे। ठीक है, फॉर दैट रीजन अगर हम देखेंगे एडवांस मशीनरी का ये डिसएडवांटेज ही हम मान सकते हैं कि इनपुट कास्ट इसका जो है वो काफी हाई जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल मशीन। बट अगर हमने क्या करना है कि लार्ज प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, लार्ज प्रोडक्शन के लिए वी शुड गो फॉर द एडवांस मशीनरी प्रोवाइडेड, अगर इसमें क्या इसमें जो है कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स जो है हमने शेप्स बनाने हैं, या अगर हमने एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, और हमने लार्ज प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन करनी है, तो एट दैट टाइम वी कैन गो विद दी वी शुड गो बिकॉज इट बिकम्स देन दी इफेक्टिव। ठीक है, इसमें तो ज्यादा टाइम बचता है, क्योंकि ये टाइम काफी बचाता है। ठीक है, एडवांस मशीनरी का ये एक और एडवांटेज है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ऑन द लार्ज स्केल पे ये जो है ये टाइम भी काफी बचाता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी फिर बनता है। हाउएवर इफ यू हैव टू गो फॉर दी सिंपलर शेप्स, ठीक है, जो कि इजीली हो सकता है किसी भी मैनुअल, किसी भी इस पे, तो इट इज फार बेटर टू गो विद द कन्वेंशनल मशीन। वी शुड नॉट अप्लाई द एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टाइप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इन दैट वेरी थिंग, so because it will be the costlier in that very case। ठीक है guys, now let us move ahead। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फॉर द सिंपलर प्रोडक्ट्स वी शुड गो फॉर द कन्वेंशनल मशीनिंग, एंड बट फॉर द एडवांस मशीनिंग, ऑल्दो ये भी एक पॉइंट है कि एडवांस मशीनिंग इज कॉस्टलियर, बट फॉर द लार्ज प्रोडक्शन आई टोल्ड यू इट बिकम्स टाइम जो है टाइम इसमें लेस कंज्यूम होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है फिर। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस लुक एट दी जो एनसी मशीन है, इसमें हम देखते हैं क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि हमने देखा कि इसमें जो कि लाइन डायग्राम में देखा गाइज, अगर हम इसमें देखें कि पहले होता है इसमें टेप प्रेपरेशन, ये मान लीजिए काइंड ऑफ दैट कि प्रोग्राम प्रेपरेशन कोड्स इसमें पहले न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन में क्या होते हैं होते इन दैट देयर वर द टेप्स, और उसमें अकॉर्डिंगली, ठीक है, फिर वो जो है इंस्टॉल किए जाते हैं, जो है तो कोड्स इंस्टॉल किए जाते हैं। दैट्स व्हाट वी कैन से दैट टेप प्रिपरेशन इज काइंड ऑफ द प्रोग्रामिंग पार्ट, इसमें हम लोग प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, देन that is installed into the CPU, or we can also say that the control unit or arithmetical logic unit, इस सारे को मान लीजिए आप एक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होता है जो कि जिस पे कि हम लोग प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। देन दैट इज कनेक्टेड विद दी, हम देखते हैं कि इसमें if you see here I have made the line diagram, here it is a control unit। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ही है जहां पे हम लोग कहते हैं कि जहां पे जिस पे कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं प्रोग्राम, एंड दिस कंट्रोल यूनिट इज कनेक्टेड विद द ड्राइवर। ठीक है, या ड्राइव यूनिट नेचुरली जनरली क्या होता है, ये एक मोटर होता है। ठीक है गाइस, तो मोटर जहां पे जो जो कि ड्राइव देता है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके यही जो है मशीन टूल, या हम कहेंगे जो मशीन टूल, as we know, as I have already in my previous lectures I have mentioned what the machine tool is। machine tool is the functional, मतलब कि वो सारा functional setup जो कि जिस पे टूल हो, जिस पे कि हम लोग जो है वर्क पीस इंस्टॉल करते हैं, एंड परफॉर्म्स दैट परफॉर्म्स द मशीनिंग या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वी कॉल दैट एज अ मशीन टूल। इट इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज द होल सेटअप that has to perform some function। ठीक है, it's a working part, you can say that, but it requires some input drive। ठीक है, that is provided by that drive unit। ठीक है, generally वो होता है एक मोटर, we will later see what are different types of the motors। ठीक है, and
there is another part that's called as a magnetic box. ठीक है, magnetic box is connected with the machine tool. ठीक है, ठीक है. वो, in addition to that there is also a manual control unit. Say for example there is not an ये जो ये machine setup है ये program के accordingly नहीं चला, then we can also do the things with the manually as well. So that is what we call as a manual control unit. We can also, there is also a very important point, that is the feedback unit. ठीक है, feedback unit क्या होता है, ये connect होता है machine, ये connect होता है from machine tool to the विधि, क्या कहते हैं इसको, ये कनेक्ट करता है इन दो को, यानी कि इट्स बाईपास, ये फीडबैक प्रोवाइड करता है. ये देखता है कि मशीन टूल एज पर द स्पेसिफिकेशंस उसने काम किया है कि नहीं, एंड कंटिन्यूसली जो है मैसेजेस सेंड करता रहता है कंट्रोल यूनिट को, एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है रेस्पेक्टिव फंक्शन. मान लीजिए ये सिग्नल भेजता है कि अभी जो है सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स इज पेंडिंग. ठीक है, देन अकॉर्डिंगली जो कंट्रोल यूनिट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल या सिग्नल फर्दर भेजता है टू डू दैट वेरी प्रोसेस, ताकि वो जो बचा कुचा काम है वो भी हो जाए. ओके गाइस, नाउ सी ड्राइव यूनिट को देख लेते हैं. ठीक है, क्योंकि अब ये तो पता ही है हियर ये दो यूनिट्स जो हैं it's simply a computer part. ठीक है, it's a computer part, we need not to look into it, we will look some other parts. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दी ड्राइव यूनिट. ठीक है, ड्राइव यूनिट जल रही है मोटर्स. ठीक है, मोटर ही होता है. इसमें हम लोग कितने टाइप्स के मोटर्स यूज कर सकते हैं. ड्राइव यूनिट में मोटर्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो होता है वन इज कॉल्ड एज इंडक्शन मोटर, अनदर इज कॉल्ड एज अ सर्वो मोटर, देन अनदर इज कॉल्ड एज एन स्टेपर मोटर. ठीक है गाइस, ओके ओके. नाउ अगर हम देखेंगे जो इंडक्शन मोटर होता है ये क्या करता है कि ये रन करता है विद एट द कांस्टेंट आरपीएम, यानी कि इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है. ठीक है, इसकी जो रोटेशन इसका आरपीएम कांस्टेंट होता है. अगर ये कांस्टेंट आरपीएम से रोटेट करेगा इट मीन्स दैट इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, बट अगर इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि जो एडवांस में हमने किसी जगह पे हमने ज्यादा एनर्जी चाहिए किसी पे कम. ठीक है, सो क्या है कि जो इंडक्शन मोटर है ये हम एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में तो यूज ही नहीं करते पहली बात. ठीक है, ये हम कन्वेंशनल में कर सकते हैं यूज. ठीक है, कहीं पे भी. ठीक है, देन नाउ कम्स टू दी देन सेकंड इज द सर्वो मोटर. ठीक है गाइस, नाउ सर्वो मोटर क्या है कि इट आल्सो रन्स ऑन द वेरिएबल इट. अच्छा ठीक है ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द स्टेपर मोटर फिर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. स्टेपर मोटर तीसरा पहले देख लेते फिर मैं इसका भी बताता हूँ. क्या कि जो स्टेपर मोटर है इट रन्स एट द वेरिएबल आरपीएम, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट आरपीएम पे था. स्टेपर मोटर जो है ये वेरिएबल आरपीएम पे काम करता है. ठीक है, जब ये वेरिएबल का आरपीएम पे काम करता है तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी वेरी करेगी. ठीक है, और ये हम यूज कर सकते हैं एडवांस मशीनिंग में. ठीक है, हो गया, और ये हम यूज करते हैं इन द एडवांस में, क्योंकि इसमें जो है आरपीएम्स वेरी होता है, क्योंकि एज पर द नीड हमने जो है ये प्रोवाइड करता ही करता है आरपीएम. ठीक है, इट कैन ऑल्सो रन, क्योंकि यहाँ पे नहीं ना कर सकते हम मैन्युअली इसको जो है it has to vary. Look, जो इंडक्शन मोटर है इसका आरपीएम हम मान लीजिए हमने इसको वेरी कराना है, ये हम मैन्युअली वेरी करा सकते हैं. मान लीजिए इसकी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग वेरी करा सकते हैं या मैन्युअली दे सकते हैं. बट द टाइम इन केस ऑफ द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हमने वाइल प्रोसेस ही इट शुड आइदर समटाइम्स रिड्यूस और इंक्रीज द थिंग्स. ठीक है, चेंज द आरपीएम वाइल प्रोसेसिंग. ठीक है, ये मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस नहीं कर सकते इन केस ऑफ द इंडक्शन मोटर, बट सर्वो मोटर में हम कर सकते हैं, या हम सॉरी स्टेपर मोटर में कर सकते हैं. अगर हम देखेंगे सर्वो मोटर में, सर्वो मोटर भी वेरिएबल आरपीएम पे काम करता है. ठीक है, या इट कैन गिव द वेरिएबल मैकेनिकल एनर्जी, ये भी हो गया. इट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग भी, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ क्विक स्टॉपर. ठीक है, क्या है कि इसमें एक अच्छी खासियत ये है सर्वो में कि द टाइम व्हेन वी डोंट, मतलब हमने इसको स्टॉप करना है, ये एट अ टाइम उसी समय जो है स्टॉप करेगा. इसको हम कहते हैं सर्वो मोटर. ठीक है, ओके. नाउ there is another very important thing, concept in this, that's called as a BLU. What is BLU? That is called as a basic length unit. Now let us
नो अबाउट इट। आई होप कि सो फार आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अ लाइट डायग्राम इन दिस। पहले हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर जो कि वो क्योंकि पल्स जनरेटर इज दैट जनरेट द करंट। ठीक है, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस जनरेट होती हैं, इट इज दैट सेटअप एंड इट इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द कंट्रोल यूनिट। मान लीजिए ये कंट्रोल यूनिट ही है, ठीक है, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द सिग्नल्स, ठीक है, और जनरेट्स द पल्सेस, ठीक है, एज पर द प्रोग्राम्स, एज पर द इनपुट कोड्स, ठीक है, और वो पल्सेस किसको फॉरवर्ड होती है, इसी मोटर को, और वो मोटर कौन सा है, स्टेपर मोटर, ठीक है, स्टेपर मोटर, और स्टेपर मोटर आगे जाके कनेक्ट होता है किसके साथ, गियर बॉक्स के साथ, ठीक है गाइस। एंड जो गियर बॉक्स है ये कनेक्ट होता है लीड स्क्रू के साथ, एंड यू बेटर नो व्हाट द लीड स्क्रू इज, ठीक है, और लीड स्क्रू कनेक्ट होता है विद वर्क टेबल, यानी कि जहां पे टूल्स होता है, वर्क पीस होता है, जहां पे काम होता है, where we have to perform है। मान लीजिए ये मशीन टूल है, मशीन टूल कनेक्टेड विद द गियर बॉक्स एंड दैट इज कनेक्ट। ये तो सिंपल एज में भी हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे, ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस नाउ इन द कन्वेंशनल एंड द एडवांस, ठीक है, वहां पे अगर हम देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये कन्वेंशनल में भी है, ठीक है। अब ये है कि वहां पे जो मोटर होगा दैट विल बी द इंडक्शन मोटर, यहाँ पे हम लोग स्टेपर मोटर लगाना है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द पल्स जनरेटर, एंड पल्स जनरेटर जो है दैट इज द थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग क्या कर, अब यहाँ पे ये है कि गियर बॉक्स इज ऑप्शनल। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि मोटर को डायरेक्टली लीड स्क्रू के साथ कनेक्ट करते हैं, या इवन इफ देयर एग्जिस्ट द गियर बॉक्स, कि हम इसका जो गियर रेशियो है, गियर बॉक्स में तो गियर्स होंगे, गियर रेशियो रखते हैं 1, ठीक है, ताकि 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 यहाँ पे मान लीजिए मोटर करेगा रोटेट किसी आरपीएम पे, ठीक है, अगर मान लीजिए इसने यहाँ से अगर हम गियर रेशियो रखेंगे 1, तो मतलब ये कि लीड स्क्रू भी अकॉर्डिंगली उसी आरपीएम पे रोटेट करेगा। इट मीन्स दैट कि अगर मान लीजिए कि गियर रेशियो जो है उसका जो क्या कहते हैं इसको, जो अगर जो गियर रेशियो हम देखते हैं, इफ आई मेंशन हियर जी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द गियर नंबर ऑफ टीज, इसमें हम देखेंगे आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है, आउट आउट डिवाइडेड बाय इन, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिखा गियर रेशियो इज 1:2, ठीक है, इसका मतलब है कि यहां से आर अगर 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं तो ये ट्रांसमिट करता है आगे इसको एक ही रिवोल्यूशन, ये 2 रिवोल्यूशन करेगा, ये एक ही करेगा, दैट मेक्स द डिफरेंस, यानी कि ये इसमें अंडर अंडर दैट गियर रेशियो इट रिड्यूसेस द वेलोसिटी, इट विल रिड्यूस द स्पीड, ठीक है, वो हम लेटर वर्ड देखेंगे किसमें क्या होता है, बट हियर व्हाट इज द मोटिव ऑफ आवर्स इज टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट व्हाट्स कॉल्ड एज द बेसिक लेंथ यूनिट। ओके, नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो अगर हम देखेंगे एक कंट्रोल मशीन में क्या होता है कि पल्स जनरेटर, ठीक है, दैट्स कनेक्टेड विद द मोटर, ये स्कीम आप हर एक में देखोगे, ठीक है, देन इट्स कनेक्टेड विद द गियर बॉक्स एंड द गियर बॉक्स अहेड इज कनेक्टेड विद द वर्क टेबल। इसको आप स्ट्रेट लाइन में भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। नो, यहाँ पे क्या मेंशन है, क्या क्या समटाइम्स लीड स्क्रू इज डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इन दैट, ठीक है, और ये भी मैंने मेंशन किया कि अगर अगर ये गियर बॉक्स होता भी है तो उस समय भी हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि मान लीजिए कि गियर बॉक्स है बट गियर रेशियो इज 1, ठीक है, गियर रेशियो इज 1, दैट विल आल्सो मेक, उसका होना ना होना एक ही बात है, दैट मान लीजिए कि गियर मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड है लीड स्क्रू के साथ। ओके, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज द लीड एंड द पिच। क्या होता है पिच, ठीक है, पिच मान लीजिए कि ये लीड स्क्रू के थ्रेड्स हैं, ठीक है, अब दो, ये एक थ्रेड है, ठीक है, और ये दूसरा थ्रेड है, ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है, ये ये ठीक है, दिस फार्म्स अवर पिच, बट व्हाट इज द लीड नाउ, लीड हो गया एक्शियल मोमेंट, मतलब यानी कि पिच दैट डिटरमाइंस कि एक रिवोल्यूशन में ये डिस्टेंस कितने जो है, ठीक है, कितनी निकालेगा, और एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, दैट फॉर्म्स इट्स पिच,
बट एक्चुअल मूवमेंट कितना ही आगे जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज लीड, ठीक है। एंड मोस्टली हम देखते हैं कि लीड होता है बराबर पिच के, पिच के द टाइम, क्योंकि देखो एक रोटेशन लीड स्क्रू ने कंप्लीट किया, दैट फॉर्म्स द पिच, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस ही जाएगा, दैट इज द पिच। बट इसी इसी एक रोटेशन में इसने कोई एक्चुअल डिस्टेंस भी करी, ठीक है, दैट फॉर्म्स अवर लीड। अगर मान लीजिए देयर इज एन ऑप्शन, हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है कि सिंगल स्टार्ट के लिए लीड होता है किसके बराबर, पिच के, ठीक है। तो दैट इज, अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल मूवमेंट 4 mm है, ठीक है, देन पिच भी जो है, पिच उसमें अगर हम देखेंगे स्क्रू विल रोटेट द वन साइकिल टू कंप्लीट दैट, ठीक है, और विद द पिच, उसमें पिच क्या है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसके लिए है, सिंगल स्टार्ट के लिए। दूसरा हम कहते हैं कि डबल स्टार्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि लीड होता है बराबर 2 पिच के, यानी कि अगर मान लीजिए पिच है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पिच है सॉरी 4 mm, ठीक है, बट एक्चुअल मोमेंट क्या हो रही है डबल स्टार्ट के लिए, वो हो रही है 8 mm, 8 mm, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ डबल स्टार्ट। इन केस ऑफ ट्रिपल स्टार्ट, लीड इज इक्वल टू 3 times द पिच, यानी कि आपको 3 रोटेशंस करनी है, दैट फॉर्म इज आवर योर वन लीड, जो है जितना वो बनता है दैट इज योर लीड, ठीक है, दैट इज द ट्रिपल स्टार्ट। ओके, नाउ look at this. Now at the pulse generator, what is the pulse generator? पल्स जनरेटर जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे जो पहले एक डिवाइस है दैट इज कनेक्टेड विद द कंट्रोल यूनिट दैट हैज अ रोल टू जनरेट द पल्सेस, इट्स कॉल्ड एज अ पल्स जनरेटर, एक्चुअली काइंड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या सिग्नल्स, ठीक है, इट जनरेट्स द पल्स, ठीक है। पल्सेस आर आल्सो कॉल्ड एज स्टेप्स, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्क्रीट काइंड ऑफ द करंट्स मान लीजिए, ठीक है, डिस्क्रीट्स में, सिग्नल्स में, एक सिग्नल गई उसके बाद एक और सिग्नल जाएगी, इसके बाद एक और सिग्नल जाएगी, एंड वी कंसीडर देम दो सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ द पल्सेस, ठीक है, पल्स और स्टेप्स, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हम कहते हैं कि अगर 200 पल्सेस जरूरत पड़ी, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू फॉर द वन रेवोल्यूशन ऑफ द मोटर, ठीक है, यानी कि अगर मुझे एक रोटेशन देनी है मोटर को कंप्लीट, ठीक है, उसमें मुझे कितनी पल्सेस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ लेटेस्ट से कि उसमें मैं कहता हूँ कि 200, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो जो पल्सेस हैं वो जाती हैं सेपरेटली, ठीक है, इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द करंट। यहाँ पे फिर से मैं एक लाइन डायग्राम मैंने ये बनाई है, इफ यू लुक इनटू दिस, मेरे पास एक पल्स जनरेटर है, देन देयर इज अ मोटर, देन देयर इज अ गियर बॉक्स विद अ गियर रेशियो 1, ठीक है, देन वी सी अ लीड स्क्रू, ठीक है, जिसका की कोई पिच है, पिच मैंने मेंशन किया यहाँ पे, एंड देन देयर इज अ वर्क टेबल, ओके, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि लेट जो पल्स जनरेटर है ये 200 पल्स जनरेट कर रहा है, अब इसकी वजह से मैं मान रहा हूं कि मोटर जो है वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब मोटर कनेक्ट है गियर बॉक्स के साथ और गियर बॉक्स का रेशियो है 1, और जो गियर बॉक्स है दैट्स कनेक्टेड विद द लीड स्क्रू, इट मींस दैट कि जो लीड स्क्रू भी रोटेट करेगा 1, क्योंकि रेशियो तो 1 है ना, है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर अगर 200 पल्सेस हैं, 200 पल्सेस चाहिए होते हैं हमें एक एक रेवोल्यूशन करने में, और जो आगे जाके उसमें उतना पिच जो है, देन पिच इज इक्वल टू, और उसकी वजह से जो है पिच कितना हो रहा है, पिच कितना ये जाएगा, कितना मूवमेंट होगा, कितना लीड स्क्रू मूव करेगा, या एक्चुअल मूवमेंट कितनी जाएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू दी 4m, लेट अस सी कि 4m फॉर एग्जांपल, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस विल बी कवर्ड हियर, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा इसकी वजह से स्क्रू रोटेट होगा, क्योंकि वर्क टेबल फिर मूव करेगा ना कुछ, दैट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वर्क टेबल, ठीक है, लेट दैट इज इक्वल, और वो एक्चुअल मूवमेंट इन केस ऑफ सिंगल स्टार्ट इक्वल टू द पिच, है कि नहीं। ओके, नाउ अब यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ये समझाने के लिए मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर दैट द गियर रेशियो इज 1/2। अब मैंने कहा अभी जो गियर रेशियो है दैट इज इक्वल टू द आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ठीक है, इट मींस दैट आउट इज 1 एंड 2। मान लीजिए अगर अब मैंने कहा कि 200 पल्सेस जनरेट हो गई
और इसमें इसमें मोटर करेगा 1 रेवोल्यूशन। लेकिन जो लीड स्क्रू, अब यहाँ पे मैंने गियर बॉक्स में गियर रेशियो दिया है 1:2। इस पे हमने देखना है कि जो लीड स्क्रू है कि बिकॉज ऑफ द गियर बॉक्स इट विल ओनली ट्रांसमिट, यहाँ पे जो है रेवोल्यूशन होगा हाफ ही कंप्लीट। ठीक है गाइस, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि व्हाट मेक्स द डिफरेंस, हाउ द गियर बॉक्स मेक द डिफरेंस, हाउ इट इम्पैक्ट्स द मोशन that is to be transmitted across the gear box. Okay, now अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम गियर बॉक्स एक ही रखेंगे, कीप इट सिंपल, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि 200 पल्सेस हमें चाहिए, ठीक है, रोटेशन करने में। मोटर को रोटेट कर रहा है 1 रेवोल्यूशन, रोटेशन या रेवोल्यूशन हम कहेंगे। अब वो कितने डिग्रीज करेगा रोटेट? ऑब्वियसली दैट विल रोटेट, अगर 1 रेवोल्यूशन है तो 360 डिग्रीज। तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक पल्स है तो एक पल्स कितना रोटेट करेगा? ऑब्वियसली दैट इज 360 बाय 200, ठीक है ना। दैट मीन्स दैट इज 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद रखना है सीधे। तो मैं मान रहा हूं वाले इस वाली जो ये वाली जो मशीन है, यहाँ पे जो हम कहेंगे जो ये पल्स जनरेटर है, इसकी जो है एक्यूरेसी, इसको हम कहते हैं कि एक्यूरेसी दैट इज दी 1.8 डिग्री, ठीक है, इस वाली मशीन के लिए। अब ये कैसे है? व्हाई वी कंसीडर इट एज अ मोटर एक्यूरेसी और एक्यूरेसी, ये हम क्यों कहते हैं? दैट आई विल मेक इट लेटर एक्सप्लेन द थिंग्स। बट ये आपको मानना है कि जितना एक पल्स रोटेट टर्निंग देगा मोटर के शाफ्ट को, ठीक है, एक पल्स तो सबसे कम है ना। दिस थिंग यू शुड आल्सो कंसीडर दैट कि मिनिमम जब पल्स जनरेट करता है ना एक पल्स जनरेटर, दैट इज 1 पल्स। इससे नीचे तो नहीं, आधी पल्स से नहीं जनरेट करेगा, फर्स्ट थिंग, ठीक है। एंड इट विल जनरेट द पल्सेस मल्टीपल ऑफ दैट, ठीक है, वन मल्टीपल ऑफ द वन हम कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, ठीक है। तो वी कैन नॉट से दैट कि आधी पल्स कभी जनरेट नहीं होती है या 1.5 पल्सेस कभी जनरेट नहीं होती है, ठीक है। इट इज जनरेटेड इन टर्म्स इन द डिस्क्रीट नंबर्स, ठीक है। तो अगर मिनिमम पल्स जनरेट होती है 1 पल्स, अब मिनिमम पल्स पे कितनी रोटेशन आ रही है? 1.8 डिग्रीज इस वाले मोटर के लिए, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। देयर कैन बी द वेरिएबल number. For example, if there is an motor that completes the 1 revolution on 360 pulses, मान लीजिए पहले पल्स जनरेटर को 360 पल्सेस जनरेट करनी है, तब जाके ये मोटर जो है 60 एक रेवोल्यूशन करेगा। इट मीन दैट उसको फिर 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाएंगे। दैट मीन दैट 360 पल्सेस विल मेक द मोटर टू रोटेट द 360 डिग्रीज। दैट मीन एक जो है वो 1 डिग्री करेगा, ठीक है, 1 डिग्री टर्निंग करेगा, ठीक है। तो मैं व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जो एक पल्स है, जो कि मिनिमम पल्स है, ठीक है, जो कि एक पल्स जनरेटर जनरेट करता है, इस पे जितनी टर्निंग है उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ दैट मोटर। और जितने ज्यादा पल्सेस हमें चाहिए उस मोटर को रोटेट करने के लिए, ताकि हम उसका जो है रोटेशन, उसका एक रोटेशन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। यही है। इफ आई रिप्लेस दिस बाय 400, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 400 पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रोटेशन ऑफ द टू कंप्लीट द 1 रेवोल्यूशन ऑफ द मोटर, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, ऑब्वियसली दैट विल बी समथिंग लेस देन दी, in fact that will be the less than 1 degrees, ठीक है, less than 1 degree, ठीक है। when there will be the 360 divided by 400, obviously it will be the less than 1, ठीक है। उतने डिग्रीज उसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। तो मतलब ये कि जितना ज्यादा पल्सेस चाहिए होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। एंड व्हाई वी कंसीडर एक्यूरेसी आई विल लेटर मेक इट एक्सप्लेन, ठीक है ना। वही है। अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एक्चुअली व्हाट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड is that what is the basic length unit. We have not done it yet, ठीक है। Okay, I hope कि the things are getting clear step by step to you, ठीक है। Now, so more the increase the pulse and the more will be the accuracy, ठीक है। Now,
अब मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि 360 पल्सेस पे 360 रोटेशन, इट मीन्स दैट कि एक पल्स हो गया 1 डिग्री, तो उसकी एक्यूरेसी है 1 डिग्री, उसकी ज्यादा एक्यूरेसी है। सो मतलब ये कि अब मगर ये भी देखना है कि भाई कि अगर ज्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए तो उसके लिए कास्ट भी बढ़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि मोटर रोटेट कर रहा है विद पल्सेस दैट, मतलब उसको चाहिए हमें पल्सेस बहुत ही ज्यादा नंबर के। इट मीन दैट आपको जो है ज्यादा पल्सेस जनरेट करनी है, और ज्यादा पल्सेस जनरेट करने के लिए आपको उसी के अकॉर्डिंगली जो है पल्स जनरेटर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। नाउ नाउ कमिंग बैक टू द अगेन द 200 पल्स वाले जनरेटर पे ही या मोटर पे ही, ठीक है। उसमें हमने देखा कि एक पल्स जो है गिव्स 1.8 डिग्री रोटेशन, ठीक है। अब ये भी आपको मेंशन अंडरस्टैंड करना है गाइस कि इसको हम कहते हैं स्टेप, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम कि अब आगे 200 पल्सेस पे 360 डिग्री टर्निंग हो रही है, और इसकी वजह से एक पिच जो है आगे रोटेट होगा, जो कि मैंने अभी कहा। लेट अस से कि पी वो कितना है कि लेट अस अज्यूम वी अज्यूम इट इज 4 mm, ठीक है। एंड दिस मोमेंट इट्स आल्सो कंसीडर्ड एज अ ट्रैवल, ठीक है, और हम कहेंगे कि एक्चुअल मोमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए 200 पल्सेस पे, अब देखिए देखो पहले मैंने कहा 200 pulses gave the turning to the motor 360 डिग्री, ठीक है। अब इसकी वजह से ये मोटर है, ये मोटर की लेवल पे है, मोटर की लेवल पे है, लेकिन आगे जाके ये पहुंचा। अब बीच में मैंने गियर बॉक्स जो रखा है उसका गियर रेशियो रखा है 1, so that will not make any impact, ठीक है। हाँ, the time when it has the other gear ratio, at that time it will make the impact, but as of now understanding के लिए you just consider that gearbox is not making any kind of impact, so हम कहते हैं कि सीधे जो है motion is transmitted to this lead screw। अब लीड स्क्रू पे हम पिच देखते हैं, है कि नहीं, पिच देखते हैं। so हम क्या कहते हैं कि the time when it rotates the complete the one revolution, it will also complete the one revolution, it will यानी कि it will also undergo the one rotation, at that time we consider it as a pitch। तो मतलब ये कि 200 पल्सेस में एक्चुअली जो हमने करना क्या था कि हमने लीड स्क्रू को रोटेट कराना था, और उसकी वजह से जो है मूवमेंट हो गई 1 mm 4 mm, है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ये नहीं कि एक साइड से पल्सेस जनरेट हो गई, दूसरे साइड से एक्चुअली लीड स्क्रू मूव हो गया, यानी कि रोटेट कर गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ओके। तो तो बेसिकली 200 पल्सेस की वजह से 4 mm चला है, ठीक है। बीच में अब ये छोड़िए, जो कि ये तो व्हाट सो एवर आई एक्सप्लेन्ड हियर, दिस वाज जस्ट टू मेक द थिंग्स टू मेक यू टू टेक यू अप टू हियर, ठीक है, ओके। तो अगर मान लीजिए हमारे पास है अब एक पल्स, तो एक पल्स के लिए हमने कितना चाहिए, कितनी मूवमेंट करेगा ये रोटेट, ठीक है कि नहीं। ये 200 पल्स की वजह से 4 mm चल रहा है, एक पल्स की वजह से जो कि मिनिमम है, जो कि मिनिमम पल्स जनरेट होती है, उस वजह से कितना वो आगे चलेगा, दैट इज वो होगा 4 mm डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे हियर इट इज एक्चुअली द एक्चुअल मोमेंट पर पल्स, एक पल्स पे कितनी एक्चुअल मोमेंट होगी, ओके गाइस, ठीक है। और द थिंग इज दैट इसी को हम कहते हैं बेसिक बीएलयू, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, बीएलयू। जो ये सारी प्रोसेस थी एक्चुअली बीएलयू को एक्सप्लेन करने में, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो बीएलयू अब आपको समझ में आ गया क्या है ये है कि एक पल्स की वजह से कितनी एक्चुअल मोमेंट होगी लीड स्क्रू पे, आगे कितना वो आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर हम देखेंगे, इफ यू मेक ए कंप्लीट 400, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, इफ यू मल्टीप्लाई इट 1000 क्योंकि ये mm में है, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 1000 then you can convert it into the microns or micrometers, then we consider that it becomes the 20 microns, yeah, 20 micrometers, okay guys। now moving ahead, यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, पहले मैंने 200 पल्स जनरेट किए पल्स जनरेटर पर, और वो दिए मोटर को, दैट इज अ स्टेपर मोटर, इसकी वजह से 360 डिग्री रोटेशन हो गई, इसकी वजह से आगे जो है पिच बन गया।
अगर मैंने एक ही पल्स जनरेट की होती, उसकी वजह से 1.8 डिग्री रोटेशन हुई होगी और इसकी वजह से जो लीड स्क्रू में एक्चुअल मोमेंट आगे हो गई वो हो गई, दैट्स इक्वल टू एक्चुअली द BLE। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। now now here is another term that's called as a frequency of the pulse generator. What is that? That is the number of pulses per second. Simple. The rate at which the pulses are generated by the pulse generator. If we have the pulse generator, ठीक है, if there is a pulse generator that produces the pulses, we have to see the at what rate it is producing. That's what we call as the frequency of the pulse generator. Now another is called as the speed of the work table. As I mentioned, as I have already mentioned, that is the there is a work table. ठीक है, we also call it as a table speed. ठीक है guys, हाँ? जो स्पीड ऑफ द वर्क टेबल है दैट्स इक्वल टू दी फ्रीक्वेंसी इंटू BLU, फ्रीक्वेंसी इंटू BLU। ठीक है, वो किसके बराबर है? एक तो फ्रीक्वेंसी उन दो के प्रोडक्ट के बराबर है। ओके, थैंक यू।